आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। दोस्तों, आज सुबह एक गाना सुन रहा था, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। तो वो गाना सुनकर एक ख्याल आया कि आखिर क्यों ना ये सवाल हम आज सरकार से पूछें कि क्या हुए वो वादे जिनको लेकर सरकार सत्ता में आई थी, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। आज मैं आपको कुछ याददाश्त आपकी तेज करने की कोशिश करता हूं, कुछ याद दहानी लेकर आपके लिए आया हूं। आपको भी याद होगा किन किन वादों को लेकर, कितने बड़े बड़े वादों को लेकर ये सरकार सत्ता में आई थी आज से 7 साल पहले, बल्कि 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं। वो यादें आपको अभी भी होंगी, वो तमाम कैंपेन, वो टेलीविज़न मीडिया का कैंपेन, वो बड़े बड़े होर्डिंग्स जिन पर तमाम नारे लिखे हुए होते थे, तमाम वादे होते थे इस सरकार के कि जब ये सरकार सत्ता में आएगी तो हम ये तमाम वादे जो हैं वो पूरे करेंगे। तो आज उन्हीं वादों को मैं याद दिलाऊंगा आपको भी याद होंगे, लेकिन कहते हैं कि पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट, यानी लोगों की जो याददाश्त होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, वो बहुत थोड़े दिन बाद सब भूल जाते हैं। और शायद इसी चीज़ का फ़ायदा राजनेता हमारे देश के उठाते हैं और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये फ़ायदा बखूबी उठाना जानते हैं, ऐसा लगता है। तो एक के बाद एक मैं उन तमाम वादों को आपको गिनाऊँगा, उन तमाम नारों को आपको गिनाऊँगा, वो होर्डिंग्स बड़े बड़े मैं आपको दिखाऊंगा जिन होर्डिंग्स पर ये वादे होते थे, क्या क्या वादे होते थे और किस तरह के फॉर्मूले दिए जाते थे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी याददाश्त को थोड़ा पीछे लेकर जाइएगा कि जब 2013-14 में ये सरकार सत्ता में आई थी। दोस्तों, सबसे बड़ा जो वादा था वो था अच्छे दिन का, कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जब भी रैली करते थे चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो वो बैकग्राउंड में गाना आपको सुनाई देता होगा जिसमें गायक और पूरा कोरस गाना गा रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, यानी अब पूरे देश के लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। वो अच्छे दिन कहाँ हैं? मेरे ख्याल से तो किसी के पास अभी तक अच्छे दिन पहुँचे नहीं हैं। अगर 2-4 लोगों की हम मिसाल बात छोड़ दें जो कि 2-4 लोग आसपास रहते हैं, ख़ास तौर से वो उद्योगपति जो प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनके अलावा अगर हम अच्छे दिन की बात करें तो अच्छे दिन शायद ही हमें नज़र आएंगे। किसी को दूरबीन से भी नज़र नहीं आए कि अच्छे दिन आखिर गए कहाँ। तो एक तो ये वादा हुआ। दूसरा वादा था कि 15 लाख रुपये हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, यानी विदेशों में जो जमा काला धन है वो हम वापस देश में लाएंगे और उसके बाद इतना काला धन है वो कि हर व्यक्ति के, हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। इस तरह का वादा आपको याद होगा तकरीरों में किया था, चुनावी रैलियों में किए गए थे। उस वादे की हवा खुद ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निकाल दी। खासतौर से गृह मंत्री ने जब ये कह दिया कि वो एक सिर्फ चुनावी जुमला था, राजनीतिक जुमला था, तो अब बात कहने के लिए उसके आगे कुछ है नहीं, कि जिन्होंने वादा किया उन्होंने ही कह दिया कि ये चुनावी जुमला था, यानी उन्हें पहले से ही मालूम था कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ये बात इसका अंदाज़ा उनको पहले से ही था। जब वो सत्ता में आए और उनसे वो सवाल हुए, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई वो उस वादे का क्या हुआ जिसमें 15 लाख रुपए आने वाले थे, तो उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए साहब, वो एक चुनावी वादा था और वो एक राजनीतिक जुमले से ज़्यादा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर वो साफ हो गया। अब काले धन की बात पर आते हैं। काला धन वापस लाएंगे, विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, लेकिन वो वादा भी हवाई हुआ, उसमें भी कुछ प्रगति नहीं हुई। किसी तरह का कोई उसमें डेवलपमेंट नज़र नहीं आया कि काला धन आया नहीं आया, वो वादा भी लोग भूल गए। अब आते हैं, एक और वादा उन्होंने किया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, ख़ासतौर से प्रधानमंत्री जाते थे और वो ये वादे करते थे लोगों से चुनावी रैलियों में, और वो सब रिकॉर्डेड हैं। उन्होंने चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की थी कि चीन और पाकिस्तान को जब हम सत्ता में आएंगे तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। लगातार हर रैली में लगभग यही भाषण में होता था प्रधानमंत्री के कि चीन और पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा।
यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान से अब ये जो लव लेटर लिखे जा रहे हैं ये बंद होने चाहिए। बड़े गुस्से में प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ जो ये लव लेटर डिप्लोमेसी है ये ख़त्म होनी चाहिए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, सत्ता में आते ही महोदय पहुंच गए बिरयानी खाने प्रधानमंत्री के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास उनको जन्मदिन की बधाई देने, और कुछ तोहफे भी लेकर गए उनके लिए, बिरयानी भी खाने गए। तो ये भी एक मीडिया की सुर्खियां बनी कि जब आप विपक्ष में थे तो कांग्रेस को ये सलाह दे रहे थे कि लव लेटर बंद होने चाहिए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। यहाँ तो लव लेटर के साथ आप खुद भी पहुँच गए और वहाँ पर बधाइयाँ दी गई और एक दूसरे से तोहफे शेयर हुए। तो ये भी लोगों ने देखा, वो वादा भी हवा हुआ। चीन के साथ, चीन को सबक सिखाने की बात थी कि चीन अभी तक ये तय नहीं कर पाया है, हमारा देश और हमारे देश की सरकार, कि चीन हमारी सीमा के अंदर है या हमारी सीमा से बाहर है। सरकार कई बार कहती है कि चीन हमारी सीमा में कभी घुसा ही नहीं। अगर घुसा नहीं तो गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी जिसमें 20 हमारे जो सैनिक हुए वो शहीद हो गए थे, तो फिर वो झड़प क्यों हुई? और भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता कहते हैं कि चीन हमारी सीमा के अंदर है। तो अगर अंदर है तो उनको खदेड़ा क्यों नहीं गया अभी तक? उनको वो जो सबक सिखाने की बात जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो उस वक्त करती थी कि चीन को सबक सिखाएंगे, वो चीन को सबक अभी तक तो हमने नहीं देखा कि सरकार ने कोई सबक सिखाया हो। दोस्तों, अब आता हूं मैं उस मुद्दे पर जो हमारी और आपकी ज़िंदगी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और वो मुद्दा है महंगाई का। महंगाई पर आपको याद होगा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे ये सरकार आने से पहले। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। एक टेलीविजन एड कैंपेन चला बहुत बड़ा, तमाम चैनल्स पर वो चला के जिसमें कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया गया महंगाई के लिए, और नीचे उसके जो टैग लाइन थी वो थी कि जनता माफ़ नहीं करेगी। बेशक जनता ने आपके वादे पर भरोसा किया, जनता ने कांग्रेस को माफ़ नहीं किया और आपको सत्ता दे दी इस उम्मीद के साथ कि शायद आप उसका कुछ भला करेंगे और जो महंगाई ने कमर तोड़ रखी है आम आदमी की उस पर किसी तरह का कंट्रोल होगा। लेकिन क्या हुआ? और ये उस वक्त की बात है जब डीजल 40 रुपये प्रति लीटर हुआ करता था और पेट्रोल 65 रुपये प्रति लीटर हुआ करता था। ये उस समय की बात मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त महंगाई लग रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। फॉर्मूले दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जा सकते हैं। वो फॉर्मूले आज कहाँ हुए? आज भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री कहती हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। ये तो तेल कंपनियां हैं जो डिसाइड करती हैं कि पेट्रोल के और डीजल के दाम कब बढ़ने हैं और कब कम होने हैं। तो क्या ये बात आपको उस वक्त पता नहीं थी जब आप विपक्ष में थे और आप कांग्रेस से सवाल पूछते थे कि ये पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आज आपकी वित्त मंत्री कहती हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे बस से बाहर हैं, ये तो पेट्रोल कंपनियां और जो तेल कंपनियां हैं वो डिसाइड करती हैं। तो या तो उस वक्त आप झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। इस बात का जवाब आप सरकार के तौर पर आप जनता को दें कि उस वक्त आपके नेता ने झूठ बोला या आज आपकी वित्त मंत्री ने झूठ बोला। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा खाद्यान्न की बात का अगर हम करें, खाने के तेल की अगर हम बात करें, सरसों का तेल उस वक्त 65 या 70 रुपये प्रति लीटर प्रति 1 किलो होता था, लेकिन आज वो 200 के पार पहुंच गया है। वो महंगाई हवाई हो गई कि वो जो वादा था कि महंगाई की मार को हम कम कर देंगे और जनता को एक राहत देंगे, तो वो भी मामला ख़त्म हो गया। अब आते हैं एक और बड़े वादे पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था सरकार में आने से पहले। वो था हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने उस वक्त अपनी हर चुनावी रैली में ये बात कही थी कि हर व्यक्ति को, हर युवा को हम रोज़गार देंगे। लगभग 2 करोड़ रोज़गार जनरेट करने का उन्होंने वादा किया था कि सरकार मुहैया कराएगी 2 करोड़ रोज़गार हर साल। उस हिसाब से अब तक 14 करोड़ हो गए। लेकिन जब सरकार से सवाल पूछा, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि बड़ा अजीब सा उन्होंने जवाब दिया जिसका आज भी कई मीम्स भी उस पर बने और आज भी लोग सोशल मीडिया पर उसका हवाला देते हैं। किस तरह से उन्होंने कहा कि पकौड़े तले जाएं या
गली के किनारे या सड़क पर एक ठेला लगाया जाए, उस पर किस तरह से उन्होंने स्वरोज़गार का एक नक्शा दिया था बेरोज़गारों को और युवाओं को, तो एक तरह से मजाक उड़ाया था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किस तरह से पकौड़े तल के अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो क्या ये वादा था? रोज़गार अगर इस तरह से देने का प्रधानमंत्री का वादा था तो कम से कम ये साफ कर दें कि मेरे जहन में एक ये नक्शा था कि मैं लोगों को स्वरोज़गार की तरफ लेकर जाऊंगा, पकौड़े तलवाऊंगा या चाय के ठेले लगवाऊंगा या इस तरह के छोटे मोटे काम धंधे उनको बताऊंगा। तो ये साफ करना चाहिए प्रधानमंत्री को कि उनके जहन में ये था या उनका ख्याल ये था कि इस तरह से वो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दे देंगे। आपने सुना होगा जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो प्रधानमंत्री लगातार कहते थे कि रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपए में इतनी गिरावट आई, रोज़ाना इतनी गिरावट आई। वो कहते थे कि कहीं का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, आखिर कैसे गिर रहा है? तो वो गिरावट भी वो नहीं रोक पाए। तो तमाम जितने वादे किए थे तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर किए जाएं। वो तमाम वादे सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए कि वो वादे आप भूले तो नहीं हैं, वो आपको याद हैं भी या नहीं याद हैं, या याद रहते हुए भी आप उनको याद करना नहीं चाहते हैं। तो तमाम ये बातें मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। चलिए अब आते हैं सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन पर, और क्या ये उपलब्धियां इन वादों से कहीं तालमेल बैठता है? क्या ये उपलब्धियां वो हैं जो वादे सरकार ने किए थे उन पर ये उपलब्धियां खरी उतरती भी हैं या नहीं उतरती हैं, या सिर्फ जज्बाती तौर पर लोगों को आई वॉश है, एक भ्रम में डालने की स्थिति है लोगों को वोट हासिल करने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए? ये भी मैं साफ करूंगा। तो पहली चीज़ जो सरकार ने की वो की नोटबंदी। आपको याद होगा नोटबंदी की घोषणा हुई। नोटबंदी की घोषणा के बाद तमाम जितने भी जो सरकार समर्थक मीडिया है उसने किस तरह से प्रधानमंत्री की एक इमेज बिल्डिंग का काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी ने जो किया है वो देश में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, कोई सरकार नहीं कर पाई। इस तरह के एक इमेज बिल्डिंग बनाई मोदी की कि बहुत ही दृढ़ संकल्प वाले प्रधानमंत्री हमारे हैं। लेकिन नोटबंदी से फ़ायदा क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं बता पाया, ना ये चैनल बता पाए जो सरकार के समर्थन में रहते हैं आमतौर से, और ना ही सरकार ही बता पाई कि आज तक नोटबंदी का क्या असर हुआ। जो बातें हो रही थीं वो उस वक्त ये बातें हो रही थीं कि नोटबंदी से जितना भी काला धन है मार्केट में वो ख़त्म हो जाएगा, और वो तादाद भी बताई गई थी, वो एक मात्रा भी बताई गई थी कि कितना काला धन इस वक्त मार्केट में है। लगभग 4 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ के लगभग वो काला धन बताया गया था, और ये कहा गया था कि ये नोटबंदी की वजह से वो काला धन जो है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा हमारी अर्थव्यवस्था से, और हमारी अर्थव्यवस्था साफ़ सुथरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह की एक मुझे याद आ रहा है, एक मोहतरमा ने तो 2000 के नोट में एक चिप निकाल दी थी, एक चिप बता दी थी कि इसके अंदर एक चिप है और ये नोट कहीं पर भी जमा नहीं किया जा सकता। अगर 20 फीट या 40 फीट ज़मीन के अंदर भी होगा तो इस चिप के ज़रिए सैटेलाइट बता देगा कि ये चिप जो है, ये जो नोट हैं, ये जो काला धन है ये कहाँ पर दबा हुआ है। इस तरह की घटनाएं भी हुई। ये हमारे टेलीविज़न चैनल्स के सौजन्य से सबको एक एंटरटेनमेंट मिला इस ज़रिए से, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। हमारा और आपका, एक आम लोगों का फ़ायदा कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आया नोटबंदी का। जीएसटी को लेकर, जीएसटी आज तक समझ में नहीं आई है। बड़े बड़े व्यापारियों के आज तक लोग उलझे हुए हैं कि जीएसटी में क्या मसला है, किस तरह से जीएसटी से आज भी लोग परेशान हैं, वो सब जानते हैं। उसके बाद जो सरकार ने फ़ैसले लिए वो तमाम फ़ैसले दोस्तों वो थे जो सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, और खुश करने के लिए भी वो नहीं थे कि उनकी कोई लाइफस्टाइल उससे बदल जाती। वो सिर्फ ज़हनी तौर पर खुश करने के लिए, क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझते हैं कि देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है वो इसी बात में खुश रहता है कि मुसलमानों के पेश टाइट ये सरकार कर रही है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, मुसलमानों पे कोई ख़ास असर पड़ता नहीं है। जो भी जितने भी कानून आए हैं, या हम 3 तलाक़ की अगर बात करें, 3 तलाक़ को लेकर किस तरह से एक पूरे देश में माहौल बना, ये बताया गया कि कितनी मुसलमान जो माएँ बहनें हैं वो 3 तलाक़ का शिकार होती हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी जो हालत है वो ख़राब हो जाती है। जबकि
अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो औसतन तलाक के अगर और मज़हब से और धर्मों से अगर आप तुलना करेंगे मुस्लिम धर्म की, तो तलाक के मामले बेहद कम होते हैं। हालांकि और जो धर्म हैं उनके तलाक के अगर आप केसेस लोअर कोर्ट्स में या और हाई कोर्ट्स में देखेंगे तो वो बेशुमार हैं और सालों तक चलते हैं, और सालों तक एक दोनों ही पक्षों के साथ, दोनों ही पति पत्नी के जो पक्ष हैं उनके साथ काफ़ी एक ट्रॉमेटाइज माहौल रहता है कि आखिर क्या किया जाए। सालों वो मुकदमे चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं था कि एक अगर 3 तलाक पर कानून ना बनता तो एक कोई बहुत बड़ा एक हादसा होने वाला था, बहुत बड़ी क़यामत आने वाली थी। लेकिन ये सिर्फ ये जेस्चर देने के लिए उन लोगों को था कि देखो हम यहाँ आए हैं तो अब हम मुसलमानों के पेच टाइट करेंगे। इसी तरह से 370 लेकर आए। 370 से क्या फ़ायदा हुआ, क्या हासिल हुआ, आज तक हमें नहीं पता। 2 साल हो चुके हैं, 2 साल होने को हैं, लेकिन 370 के फ़ायदे क्या हैं, कितने लोग वहाँ पर ज़मीन लेकर बस चुके हैं, क्या कश्मीरी पंडित वहाँ पर वापस हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। सरकार के पास कोई किसी तरह का प्लान नहीं है कि इस कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए क्या प्रोग्राम है, किस तरह का ब्लूप्रिंट सरकार के पास है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर दोबारा से बसाया जाएगा। कश्मीरी पंडितों का बेशक वहाँ पर हक़ है, उनकी वहाँ पर ज़मीनें हैं, जाहिर है कश्मीरी पंडित हैं तो वहाँ पर उनको जाना चाहिए और उनको भेजना चाहिए सरकार को। आखिर क्यों इस पर खामोश है, अभी तक इस बात का जवाब सरकार के पास नहीं है। कश्मीरी पंडित भी ये सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर आपने इतने वादे कश्मीरी पंडितों से किए थे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ। 370 भी हट गई, 35 से भी हट गई, लेकिन आज भी कितने लोग वहाँ पर गए हैं। क्या आपके कोई रिश्तेदार या दूर के रिश्तेदार या दूर के दोस्त, आप कोई नाम बता सकते हैं जिसने वहाँ पर 50 गज़ का प्लॉट भी लिया हो? नहीं बता सकते। जाहिर है अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम बहुत दृढ़ संकल्प हैं और हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे जो डिसीजन हैं वो बहुत ही सख्त हैं, कठोर हैं, ख़ास तौर से जहाँ पर मामला माइनॉरिटी का आता है या मुसलमानों का आता है। तो ये एक जेस्चर देने की कोशिश थी। इसके अलावा CA NRC भी इसीलिए था। CA NRC को एक बना दिया गया घुसपैठियों का मामला, असम में घुसपैठ, बांग्लादेश में घुसपैठ। अगर असम और बांग्लादेश में घुसपैठ हो रही है तो इसको वहीं तक सीमित रखना चाहिए था कि असम और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हो रही है तो वहाँ तक सीमित रखें। लेकिन नहीं, उनको एक माहौल बनाना था। बहुसंख्यक जो उनका वोट बैंक है उसको ये बताना था कि हम देखो जो काम कर रहे हैं वो हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये डर भी बैठाते रहते हैं जो बहुसंख्यक वर्ग है उनके अंदर कि मुसलमान दोबारा से काबिज़ हो जाएंगे इस मुल्क पर। और उनके जो MP हैं, मैं नाम भी यहाँ पर ले रहा हूँ, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उन्होंने तो कहा भी था कि मुग़ल दोबारा से आ जाएंगे। आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव में उन्होंने ये बात कही थी। तो ये एक हास्यास्पद सी बात वो करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। सिर्फ जज्बाती मुद्दों के साथ खेलते हैं, सिर्फ जज्बाती मुद्दे वो इसलिए कैश कराते हैं क्योंकि उनका वोट उससे कहीं ना कहीं पोलराइज हो जाता है कि हाँ जज्बाती मुद्दों पर। राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर के लिए उन्होंने वादा किया था, राम मंदिर दे दिया। क्या राम मंदिर बनने से, राम मंदिर का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया और किस तरह से दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन, वो भी आपने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो राज्यसभा में भेज दिए गए। तो ये भी सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा ये कि किस तरह से ये काम हुआ। तो क्या राम मंदिर से हमारी आपकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव आया? क्या आपने और एक आम जनता ने ये महसूस किया कि हाँ ये सरकार डेवलपमेंट के, विकास के मुद्दों को जो साथ लेकर आई थी वो वाकई ऐसे मुद्दे थे जिन पर सवाल करना चाहिए अब सरकार से, और वो वक्त आ गया है क्योंकि 7 साल का समय बहुत होता है इस सरकार से सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों ये तमाम मुद्दे मैं आपको इसलिए गिना रहा हूँ कि क्योंकि कहते हैं कि लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, वो भूल जाते हैं। हालांकि भूले नहीं हैं वो मुद्दे, लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जाता है, जो IT सेल है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक माहौल बनाता है, लोगों के अंदर ये भावनाएं भड़काने का काम करता है, खेल खेलता है।
या जो ट्रोलर्स उनके हैं वो इन मुद्दों को काफ़ी भुनाने की कोशिश करते हैं जो हिंदू या मुसलमान से जुड़े हुए मुद्दे हों। तो सारा खेल जो है इस वक्त पोलराइजेशन का है। वोट किस तरह से पोलराइज किए जाएं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता माहिर हैं। आपने देखा लव जिहाद को कानून बनाया उन सरकारों ने, उन राज्यों ने जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या सोचिए, लव जिहाद का जो मामला है, क्या इतना बड़ा मामला है कि उसको लेकर कानून बनाया जाए, उस पर एक राष्ट्रीय बहस शुरू हो जाए। कितने लोग हैं जो इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं, चंद लोग, उनके लिए क्या ये इतना बड़ा इशू है कि उस पर एक कानून बनाया जाए और राष्ट्रीय बहस तमाम मुद्दों को छोड़कर जो लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, आप उनको दरकिनार करके आप लव जिहाद, आप 3 कानून, CAA, NRC, तो इस तरह के मुद्दों पर आप लोगों को पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास ये कला है, आर्ट है कि वो किस तरह से इन तमाम मुद्दों को भुना लें। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और किस तरह से जनसंख्या नीति आई है वो आपके सामने है। जनसंख्या नीति की घोषणा की मुख्यमंत्री ने, उसमें भी ये जेस्चर देने की कोशिश है कि वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको नज़र में रखकर, हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मुद्दा क्यों उछाल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट और जगहों की तुलना में और धर्मों की तुलना में काफ़ी कम है। ये भी हम आपको बता दें, ये भी मैं किसी वक्त में आपको बताऊंगा कि कितना कम है और देश का कितना है और मुसलमानों का कितना है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर ये जो जनसंख्या नीति की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है वो ऐन चुनाव से पहले क्यों की है, उसके पीछे भी जेस्चर वही है जो इन तमाम मुद्दों को लेकर था। 3 तलाक का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो या CAA NRC का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे क्योंकि मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, माइनॉरिटी से जुड़े हुए हैं। सरकार ये जेस्चर देना चाहती है कि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, मुसलमानों के पेच टाइट कर रहे हैं, ये सरकार जेस्चर देना चाहती है। यही जेस्चर इसमें भी देने की कोशिश की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि चुनाव सर पर है उत्तर प्रदेश में। तो ये तमाम मुद्दे, ये वो मुद्दे हैं दोस्तों जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन जिन वादों को लेकर सरकार आई थी वो वादे सरकार ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिए और लोगों की अक्लों पर पर्दा डाल दिया इन तमाम जज्बाती मुद्दों का, उन जज्बाती मुद्दों का जो जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के साथ, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो CAA NRC का हो, 3 तलाक का हो, 370 का हो। ये तमाम वो मुद्दे हैं जो सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन मुद्दों को बहुत बड़ा बना दिया। हालांकि इन मुद्दों की कोई ख़ास अहमियत है नहीं, क्योंकि ये मुद्दे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कोई ख़ास असर नहीं डालते हैं। महंगाई को लेकर लोग परेशान हैं, वो सरकार उस पर खामोश है। रोज़गार को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, चीख पुकार हो रही है, सरकार उस पर भी खामोश है। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। तो ये समझना होगा देश के वोटर को और देश के लोगों को कि आखिर ये सरकार जिन वादों पर आई थी, जिन उम्मीदों पर लोगों ने इनको चुना था, उस पर खरी नहीं उतर रही है। और लोगों को ये सवाल अब सरकार से पूछना ही चाहिए। सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये भी एक ताज्जुब का विषय मेरे लिए तो कम से कम है कि सरकार से इतने मामले हैं, इतनी नाकामियां हैं, लेकिन सरकार को आज भी कोई कटघरे में खड़ा करने को तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है, उस पर किसी और दिन डिटेल में आपके साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।